बीकॉम सेकंड ईयर, पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। भारतीय वित्तीय प्रणाली। भारतीय वित्तीय प्रणाली विकसित देशों की वित्तीय प्रणाली की तरह विकसित नहीं है। यहाँ के वित्तीय बाजार भी उतने संगठित तो सुदृढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय वित्तीय प्रणाली के कुछ विशेषताएं हैं, उसके कुछ प्रमुख अंग हैं। आइए आज हम उनकी चर्चा करते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के चार प्रमुख अंग हैं। पहला है फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजार। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वित्तीय उपकरण। और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक एक सभी अंगों का या तत्वों का जो है वो विश्लेषण करेंगे। वित्तीय बाजार के बारे में हमने पिछली कक्षा में काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों का लेन देन किया जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार दो तरह के हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो अगले अध्याय में हम अगली यूनिट में, यूनिट थर्ड में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वित्तीय संस्थाएं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करें। वित्तीय बाजार में जो संस्थाएं क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होती है, वे वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। वित्तीय बाजार में सक्रिय संस्थाएं सामान्यतः दो तरह की होती क्या कार्य करती है। पहला, जमा स्वीकार करना तथा गैर जमाओ संबंधी कार्य करती है। इसी आधार पर वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं जैसे व्यापारिक बैंक है, बचत एवं ऋण संगठन है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स हैं, सहकारी साख संस्थाएं हैं, जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों से नगद रूप में जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। इसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं में नॉन डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी होती है, जो वित्तीय मीडिएटरी के रूप में वित्तीय बाजार में कार्य करती है। ये संस्थाएं जोखिम के विरुद्ध बीमा करने वाली कंपनियां हो सकती है, जो दीर्घकालीन कार्य हो तो धन उधार देती है, जैसे गृह निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना, हाउसिंग लोन वाली है। इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, दुर्घटना बीमा बीमा वाली कंपनियां हैं। ये सभी संस्थाएं दीर्घकालीन कार्यों तो निवेश करती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकारों, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों के लिए कोष संग्रहित किया जाता है। यह पेंशन कोष सरकार द्वारा दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश किया जाता है। गैर जमा संस्थाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड भी आता है, जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्रियाशील होता है तथा अल्पकालीन संपत्तियों में निवेश किया जाता है। ये सभी संस्थाएं गैर जमा संस्थाओं के रूप में विभाजित की जा सकती है। तीसरा अंग है, तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वित्त बाजार में के अंतर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है, वे वित्तीय साधन कहलाते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। वित्तीय साधनों को अवधि के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। मुद्रा बाजार के वित्तीय संसाधन अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन श्रेणी के होते हैं। इसमें प्रतिज्ञा पत्र है, प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल है, मनी कॉल शॉर्ट नोटिस है, कॉमर्शियल पेपर है, डिपॉजिट सर्टिफिकेशन है। पूंजी बाजार में लॉन्ग टर्म संसाधन के रूप में शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स इत्यादि आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत अगर हम इसकी चर्चा करें तो वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती है। ये सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती है। ऋणों की गारंटी देना, अंशों का अभिगोपन करना, बिलों की कटौती करना। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त आदि सेवाएं वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान प्रदत्त सेवाओं को वित्तीय सेवा बाजार की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोष प्रवाह बनाए रखने हेतु कई वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये किसी भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के का जब हम विहंगावलोकन करते हैं तो ये चार अंग हमें दिखाई देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है फाइनेंशियल
इंटरमीडिएटरी मेडिटल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं। इनमें बैंकिंग इंटरमीडिएटरी भी है और नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरी भी है। बैंकिंग इंटरमीडिएटरी में कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज में LIC आता है, UTI आता है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जितने भी ये सारे सारे वित्त निगम इसमें आ जाते हैं, और जितने भी राजकोषीय गवर्नमेंट फंड्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बैंकिंग संस्थाओं में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को लिया जाता है। गैर बैंकिंग संस्थाओं में फिर बैंकिंग मध्यस्थता वाली संस्थाएं आती है, जो बैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त जो फाइनेंशियल मार्केट में विचरण करती है। वित्तीय बाजार में कोष प्रवाह इन संस्थाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। आइए अब चर्चा करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं। इनका सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स। ये बचतकर्ताओं से छोटी छोटी बचतों का संग्रहण करके उत्पादक कार्यों में लगाता है। व्यक्तियों से, संस्थाओं से, फर्मों से देश में फैले हुए बचत को एकत्रित करना इनका कार्य होता है। दूसरा कार्य इनका कंज्यूमर क्रेडिट है। ये उत्पादक कार्यों के अतिरिक्त उपभोक्ता साख भी प्रदान करते हैं, और इस प्रकार संस्थाएं एक तरफ उत्पादक साख प्रदान कर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करती है, दूसरी ओर उपभोक्ता साख बढ़ाकर उत्पादित वस्तुओं को विक्रय में सहायता पहुंचाती है। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज उद्योग और व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। ये व्यापार व उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एक और ये संस्थाएं व्यवसाय व उद्योग की बचत को विनियोग में परिवर्तित करती है, तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति भी करती है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। गवर्नमेंट के लिए भी इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वित्तीय मदद संस्थाएं एक और जहां केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में मदद करती है, दूसरी ओर राज्य सरकारों के लिए प्रतिभूतियां खरीदने कर उनकी वित्तीय सहायता भी करती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं केंद्र तथा राज्य सरकार के वित्तीय कोषों के प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभाती है। बेनिफिट फॉर लेंडर्स, ऋणदाताओं के लिए भी लाभकारी है। वित्तीय संस्थाएं ऋणदाताओं का ऋणियों से संपर्क कराती है, ऋणदाताओं की वित्तीय निधियों को जमा कर उनके ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करती है, तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ता को धनराशि ऋण के रूप में देती है तथा ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त करती है। ये संस्थाएं स्वयं भी लाभान्वित होती है तथा ऋणदाता को भी लाभान्वित करती है। इन संस्थाओं से वित्तीय बाजार में स्थिरता भी आती है, स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय मदद संस्थाएं ऐसे कार्य विभिन्न परिसंपत्तियों देयताओं में क्रय विक्रय करती है जिनका वित्तीय बाजार में अधिक महत्व होता है। वित्तीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखती है। यदि ये सेवाएं अपना कार्य बंद कर दें तो वित्तीय बाजार में अस्थिरता आ जाएगी। ये ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय परंपराओं का निर्वहन करती है तथा नियमों एवं अधिनियमों के निर्माण से में सहायक होती है, अतः इनसे वित्तीय बाजार में स्थिरता बनी रहती है। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। वित्तीय मदद संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान करती है, उसे सुदृढ़ता प्रदान करती है तथा एक सुस्थिर संरचना भी वित्तीय संस्थाओं को भी प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा साख नीति का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अतः वित्तीय संस्थाओं के से संपूर्ण
अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार की सक्रियता को बढ़ाती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास इन वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाएं उपयोगी होती है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोगी होती है। ये छोटी छोटी बचतों को संग्रहित कर उन्हें उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त करती है। अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी निर्माण का कार्य इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों के लिए भी इन संस्थाओं को विशेष भूमिका होती है, क्योंकि वित्तीय बाजार अल्पविकसित अवस्था में होता है। बचत दर काफी नीचे होती है। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय बाजार मध्यस्थ संस्थाएं बचतों के प्रवाह को उत्पादक कार्यों में की ओर ले जाती है। लोगों में बैंकिंग आदत का विकास, बचतों का संग्रहण एवं पूंजी निर्माण में वित्तीय संस्थाएं मध्यस्थ संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह संस्थाएं अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए जो भी कार्य करती है वे वित्तीय मध्य संस्थाओं के कार्य कहलाते हैं। इन संस्थाओं का कार्यों के आधार पर ही पहचान बना प्रतिपादित होता है। अतः कार्य एक महत्वपूर्ण सामान्य संयुक्त रूप से ही किया जाता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि अगर हम विहंगावलोकन करें भारतीय वित्तीय प्रणाली का, तो इसके 4 अंग हमें दिखाई देते हैं: फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बैंकिंग इंटरमीडिएट्स और नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स आती है। बैंकिंग इंटरमीडिएट्स में कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, आरआरबीज आती है। नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स में एलआईसी आती है, यूटीआई आती है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आते हैं, गवर्नमेंट फंड्स आते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये छोटे छोटे सेविंग्स को कलेक्शन का काम करती है देश के लिए। उपभोक्ताओं को उधार देने का कार्य करती है। खरीदारी के लिए एक तरफ बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं को उधार देती है। इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए तो यूजफुल है ही है, गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऋणदाताओं के लिए ज़्यादा लाभदायी है। फाइनेंशियल मार्केट के में स्टेबिलिटी भी इसी से आती है, यूजफुल भी है होल इकोनॉमी के लिए। इस तरह से ये था आज का विषय। थैंक यू वेरी मच।